नमस्कार दोस्तों, व्याख्या में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदेश राम। आज बात करेंगे हैदराबाद का भारत में विलय कैसे हुआ और क्या वाकई में हैदराबाद के निज़ाम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे। आखिरकार क्या हुआ उस वक्त, जानेंगे इस वीडियो में। वैसे हैदराबाद की कहानी निज़ाम से शुरू नहीं होती है, बल्कि इसकी शुरुआत गोलकोंडा से होती है। यहाँ जो किला बना है इसे उस वक्त शक्ति का केंद्र माना जाता था। यह हैदराबाद के इतिहास में एक खास जगह रखता है। इस किले की दीवारों में कुछ ऐसे ऐतिहासिक पहलू दर्ज हैं जो आगे चलकर भारतीय इतिहास का हिस्सा बने। कहते हैं कि कुतुब शाहियों के कब्जे में आने के बाद ये किला विश्व प्रसिद्ध बना, जहां दुनिया भर के व्यापारी मछलीपट्टनम बंदरगाह से होते हुए यहाँ हीरे मोतियों, मसालों, सूती और मलमल का व्यापार करने के लिए आते थे। इस तरह 16वीं सदी के मध्य तक इस किले की शोहरत इतनी ज़्यादा फैल चुकी थी कि यहाँ बड़ी तादाद में लोग आकर बसने लगे, जिसकी वजह से यहाँ साफ़ सफाई और पीने के पानी की किल्लत होने लगी। इसको देखते हुए जनता धीरे धीरे यहाँ से पलायन करने लग जाती है, क्योंकि अब उसने अपना नया आशियाना मूसी नदी के पार बना लिया था, जहाँ मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने एक नए शहर की नींव रखी, जिसे आज हैदराबाद के नाम से जाना जाता है। फिर भी गोलकोंडा कुतुबशाही सल्तनत की शक्ति का केंद्र बना रहा। अपनी मजबूत किलेबंदी और 85 बुर्जों की वजह से ही मुगल बादशाह औरंगज़ेब को इसे कब्जाने में करीब 1 साल लगा और आखिरकार सन 1687 में ये किला मुगलों के कब्जे में आया। उस वक्त औरंगज़ेब की सेना में एक कमांडर हुआ करते थे जिनका नाम था कमरुद्दीन। उन्हीं को हैदराबाद का पहला निज़ाम बनाया गया। इस तरह यहाँ से हैदराबाद की कहानी शुरू होती है। और जब हैदराबाद का विलय भारत में किया गया, उस वक्त निज़ाम थे मीर उस्मान अली असफ जाह। टाइम मैगज़ीन के मुताबिक मीर साहब उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर निज़ाम हुआ करते थे, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उन्हें कंजूस शख्स के तौर पर ही जाना जाता है। उस वक्त वो एक ऐसी आबादी पर शासन कर रहे थे जिसमें 87% से ज़्यादा हिंदू थे, लेकिन उनके प्रशासनिक कार्यालयों में ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग ही काम करते थे। इसके अलावा वो साल के 2.5 करोड़ रुपए किराए से कमाते थे। उनके पास 20 करोड़ अमेरिकी डॉलर की कीमत का दुनिया का सबसे बड़ा 185 कैरेट का जैकब हीरा भी था, जिसे वो पेपर वेट की तरह इस्तेमाल करते थे। निज़ाम का रुतबा इतना ज़्यादा था कि वो जहाँ भी जाते थे उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। इतना सब होने के बावजूद भी जब उनसे कोई मिलने जाता तो वो उनको एक चाय और 2 बिस्किट ऑफ़र करते थे, जिनमें एक बिस्किट निज़ाम के लिए होता था और दूसरा उस मेहमान के लिए होता था। और अगर मेहमानों की संख्या 1 से ज़्यादा होती थी तो वो बिस्किट की संख्या उसी अनुपात में बढ़ा देते थे। इसके अलावा वो खुद एक सस्ती सिगरेट पिया करते थे, लेकिन अगर कोई उनको विदेशी सिगरेट ऑफ़र करता तो वो एक की जगह 4-5 उठाकर अपने सिगरेट केस में रख लिया करते थे। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियरे अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि एक परंपरा के मुताबिक हैदराबाद के धनी लोगों के ज़रिए निज़ाम को हर साल एक सोने का सिक्का दिया जाता था। एक बार की बात है, जब उनको यह दिया जा रहा था उस वक्त वो ज़मीन पर गिर गया। इसके गिरते ही निज़ाम खुद अपने हाथों और पैरों के बल ज़मीन पर बैठ गए और उस लुढ़कते हुए सिक्के के पीछे तब तक भागते रहे जब तक कि वो उनके हाथ में नहीं आ गया। दोस्तों, निज़ाम हैदराबाद को भले ही एक कंजूस व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि मीर उस्मान शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी काफ़ी मशहूर थे। उनके बजट का करीब 11% हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता था। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 1939 में निज़ाम ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए डोनेट किए थे, जो आज के करीब 5 करोड़ के बराबर हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को निज़ाम हैदराबाद ने 50,000 रुपये दान किए थे। द हिंदू में साल 2010 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक निज़ाम ने अपने शासनकाल में भोंगीर के यादगार पल्ली मंदिर में 82,825 रुपये, सीताराम बाग मंदिर में 50,000 रुपये और बालाजी मंदिर में 8,000 रुपये दान किए थे। ये रकम अभी सुनने में काफ़ी कम लग रही है, लेकिन ये बात 70 से 80 साल पहले की है। उस समय ये अमाउंट काफ़ी बड़ा होता था। बताया ये भी जाता है कि मंदिरों के साथ ही कई मस्जिदों, चर्च और गुरुद्वारों के लिए भी निज़ाम हैदराबाद ने दान किया था। उन्होंने साल 1918 में हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज की तारीख में देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में शामिल है। साल 1937 में टाइम मैगज़ीन ने उनके बारे में एक लेख लिखा, जिसमें बताया गया कि उनकी आमदनी अमेरिका की जीडीपी के 2% के बराबर है, लेकिन इसके बावजूद भी
वो एक कंगाल की तरह फटी शेरवानी और पाजामा पहनते थे। उस वक्त निज़ाम हैदराबाद की रियासत 80,000 वर्ग मील से ज़्यादा के इलाके को कवर करती थी, जिसमें आज के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई हिस्से आते थे। यही वजह थी कि उस समय हैदराबाद रियासत का भारत में विलय होना बहुत ज़रूरी हो गया था। नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में रखे एक इंटरव्यू में तब के गृह सचिव रहे HVR आयंगर ने कहा था कि सरदार पटेल का शुरुआत से ही मानना था कि भारत के दिल में एक ऐसे इलाके हैदराबाद का होना जिसकी निष्ठा देश की सीमाओं के बाहर हो, वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सरदार पटेल ये भी मानते थे कि पाकिस्तान पर निर्भर हैदराबाद भारत के पेट में कैंसर की तरह है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर जहन में आता है, क्या वाकई में हैदराबाद के निज़ाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे? इस पर ऐसी बातें सामने आती हैं कि निज़ाम मीर उस्मान अली असफ जाह ने कई बार मोहम्मद अली जिन्ना से इसका जिक्र किया था कि अगर हिंदुस्तान हमें यानी हैदराबाद को चारों ओर से घेर लेता है तो वहाँ तेल, केरोसिन और पेट्रोल तक की कमी हो सकती है। तो ऐसे में क्या जिन्ना हैदराबाद की मदद करेंगे? इस पर जिन्ना उनको आश्वासन तो देते थे, लेकिन वो भी जानते थे कि भारत से जीतना आसान नहीं है। उस वक्त निज़ाम के रहते भारत में दो बड़ी घटनाएं घटी जिन्होंने हैदराबाद के नवाब को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक घटना थी जूनागढ़ में जनमत संग्रह के जरिए उसका भारत में विलय, क्योंकि उससे कुछ समय पहले जूनागढ़ के नवाब मोहम्मद महाबत खान जी ने ये ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ जाएंगे। तो ऐसे में जूनागढ़ का भारत में विलय होना ज़रूरी हो गया था। और दूसरी घटना कश्मीर में तब घटी जब महाराजा हरि सिंह द्वारा 26 अक्टूबर साल 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया गया। इस तरह ये दो बड़ी घटनाएं घटने के बावजूद भी निज़ाम हैदराबाद ने आसानी से घुटने नहीं टेके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के बहुत महंगे वकील और पूर्व सॉलिसिटर जनरल सर वॉल्टर मॉन्कटन को हायर किया ताकि ये मामला अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के समक्ष उठाया जा सके। इसके बाद मॉन्कटन हैदराबाद के इस मुद्दे को ब्रिटेन के बड़े बड़े नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के पास ले गए और उनको ये बताने की कोशिश की कि देखिए हैदराबाद के साथ कैसी ज़्यादती हो रही है। इसी के चलते विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में हैदराबाद पर भाषण भी दिया था। ये सभी बातें निज़ाम को बहुत पसंद आ रही थी और वो चाहते थे कि कैसे भी करके भारत के खिलाफ एक माहौल बनना चाहिए। दोस्तों, उस वक्त मीर उस्मान अली गोवा भी खरीदना चाहते थे। दरअसल जब भारत आज़ाद हुआ तब गोवा आज़ाद नहीं हुआ था, ये अभी भी पुर्तगालियों के ही अधीन था। तो तब निज़ाम ने पुर्तगालियों से इस पर बात करनी शुरू कर दी कि या तो गोवा उनको लीज पर दे दिया जाए या फिर वो गोवा को खरीद लें। इस तरह ये निज़ाम की ऐसी चालाकी थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ठीक नहीं लगी। अब इसके बाद सरदार पटेल की इस मामले में एंट्री होती है और यहीं से निज़ाम की कहानी के अंत की भी शुरुआत हो जाती है। तारीख 15 जून 1948 जब लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल थे, तब निज़ाम के पास एक ड्राफ्ट भेजा गया जिसमें बताया गया कि रक्षा, संचार व्यवस्था और विदेशी मामले भारत के पास रहेंगे और इसके अलावा बाकी के सभी मामलों पर निज़ाम खुद फैसला ले सकते हैं। और इस ड्राफ्ट में ये भी बताया गया कि रज़ाकार को प्रतिबंधित किया जाए और कासिम रिजवी को जेल भेजा जाए। उस वक्त कासिम रिजवी के भाषणों ने निज़ाम को इतनी झूठी उम्मीदें बता रखी थी कि वो ये सोचने लगे थे कि एक दिन निज़ाम का झंडा दिल्ली के लाल किले पर लहराएगा। रज़ाकारों को मिलिशिया या आम लोगों की सेना भी कहा जाता था, जो ज़रूरत पड़ने पर हथियार भी उठा सकती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में निज़ाम की सेना में इनकी भर्ती हुई और 20वीं सदी में इनको रज़ाकार नाम से जाना जाने लगा। ये अपने समय में धार्मिक कट्टरता का काफ़ी प्रदर्शन करते थे और जब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता मौलाना कासिम रिजवी ने कमान अपने हाथों में ली तो ये रज़ाकार और भी ज़्यादा उपद्रवी हो गए। उस वक्त इनको लेकर भारत सरकार के पास कई रिपोर्ट्स भेजी गईं जिनमें दावा किया गया कि रज़ाकार बहुत ताकतवर हैं और उनके पास नए ज़माने के हथियार और बख्तरबंद गाड़ियाँ भी हैं। 22 मई 1948 को जब रज़ाकारों ने गंगापुर स्टेशन पर ट्रेन में सफ़र कर रहे हिंदुओं पर हमला बोला तो पूरे भारत में सरकार की आलोचना होने लगी कि वो निज़ाम के प्रति नर्म रुख अपना रही है। तो जब ये ड्राफ्ट नई दिल्ली से हैदराबाद भेजा गया तो रज़ाकारों ने निज़ाम को बंदी बना लिया और फिर ये बताया गया कि निज़ाम ने ड्राफ्ट में बताई गई शर्तों को नकार दिया है। एजी नूरानी अपनी किताब द डिस्ट्रक्शन ऑफ हैदराबाद में लिखते हैं
कि हैदराबाद के मुद्दे पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई, जिसमें नेहरू और पटेल दोनों मौजूद थे। नेहरू सैद्धांतिक रूप से सैन्य कार्रवाई के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वो इसे अंतिम विकल्प के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। वहीं पटेल के लिए सैनिक कार्रवाई पहला विकल्प था। बातचीत के लिए उनके पास धैर्य नहीं था। नेहरू निज़ाम की नीतियों के खिलाफ ज़रूर थे, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर उनका निज़ाम से कोई विरोध नहीं था। वो हैदराबाद की संस्कृति के प्रशंसक थे, जिसका कि उनकी मित्र सरोजनी नायडू प्रतिनिधित्व करती थीं, लेकिन पटेल को व्यक्तिगत और वैचारिक दोनों तरह निज़ाम से नफरत थी। इस बैठक में नेहरू और पटेल के विचारों में कुछ दूरियां देखने को मिली, लेकिन इसके बाद जब डिफेंस कमेटी की मीटिंग हुई तो उसमें नेहरू शांत रहे और इस तरह इस बैठक में हैदराबाद पर हमला करने की योजना को मंजूरी मिल गई। फिर भारत सरकार ने हैदराबाद के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ने का फैसला किया। उस वक्त कई ऐसी घटनाएं घटीं जिनके बाद भारतीय सेना के लिए हैदराबाद में घुसना आसान हो गया। एक तो ये कि लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून 1948 को अपने पद से रिटायर हो जाते हैं और फिर सी राजगोपालचारी बनते हैं भारत के गवर्नर जनरल। तो इस तरह से उन्होंने सेना को हैदराबाद में घुसपैठ करने की खुली छूट दे दी, जबकि लॉर्ड माउंटबेटन चाहते थे कि हैदराबाद में पहले जनमत संग्रह हो और उसके बाद ही कहीं जाकर सैन्य या पुलिस अभियान के बारे में सोचा जाए। इसके अलावा उस वक्त जवाहरलाल नेहरू अमेरिका चले जाते हैं और इस तरह उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल अब देश में प्रधानमंत्री की हैसियत से काम कर रहे थे। फिर सरदार पटेल ने कैबिनेट में हैदराबाद पर चढ़ाई करने का प्रस्ताव रखा, जो जल्दी ही पास भी हो गया। उस वक्त भारत में सेना की कमान ब्रिटिश अधिकारी जनरल रॉय बुचर के हाथों में थी और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी ब्रिटिश सैनिक हैदराबाद में होने वाले सैन्य अभियान में हिस्सा ले। भारतीय सेना के पूर्व उपसेना प्रमुख जनरल एस.के. सिन्हा अपनी आत्मकथा स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, मैं जनरल करियप्पा के साथ कश्मीर में था कि उन्हें संदेश मिला कि सरदार पटेल उनसे तुरंत मिलना चाहते हैं। दिल्ली पहुंचने पर हम पालम हवाई अड्डे से सीधे पटेल के घर गए। मैं बरामदे में रहा, जबकि करियप्पा उनसे मिलने अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आ गए। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि सरदार ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि अगर हैदराबाद मसले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आती है तो क्या वो बिना किसी अतिरिक्त मदद के हालात से निपट पाएंगे। तब करियप्पा ने एक शब्द में जवाब दिया, हाँ, और इसके बाद मीटिंग खत्म हो गई। तो ऐसे में सरदार पटेल ने उस वक्त भारतीय सैनिकों पर अपना विश्वास जताया और सैन्य अभियान के लिए राजेंद्र सिंह जडेजा और जयंतो चौधरी को चुना। जयंतो चौधरी उस वक्त दक्षिणी कमांड के चीफ ऑफिसर हुआ करते थे, जिनको बाद में भारतीय सेना प्रमुख बनाया गया। इसके अलावा उन दिनों एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, वो ये कि यह ऑपरेशन होने तो वाला था 13 सितंबर 1948 को, जबकि इससे 2 दिन पहले यानी कि 11 सितंबर को मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु हो जाती है। अब 13 सितंबर को ऑपरेशन पोलो की शुरुआत होती है, जिसे एक पुलिस ऑपरेशन बोला गया। हालांकि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन ही था, लेकिन हैदराबाद दुनिया की नज़र में ना आए, इसलिए सैनिकों को पुलिस की वर्दी पहनाई गई ताकि ये एक पुलिस कार्रवाई ही ज़्यादा नजर आए। जैसे ही भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली ने अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और सवाल किया कि क्या हैदराबाद में पाकिस्तान कोई एक्शन ले सकता है। तो बैठक में मौजूद ग्रुप कैप्टन एलवर्दी ने कहा, नहीं। लियाकत अली ने फिर जोर देकर पूछा कि क्या हम दिल्ली पर बम नहीं गिरा सकते। एलवर्दी का जवाब था, हाँ, ये संभव तो है, लेकिन पाकिस्तान के पास केवल 4 बम वर्षक विमान हैं, जिनमें से सिर्फ 2 काम कर रहे हैं। इनमें से शायद एक दिल्ली पहुंचकर बम गिरा भी दे, लेकिन इनमें से कोई भी वापस नहीं आ पाएगा। भारतीय सेना की इस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उस वक्त हैदराबाद में दुनिया में सबसे ज़्यादा 17 पोलो के मैदान थे। 108 घंटे चली इस कार्रवाई में 1373 रजाकार मारे गए और हैदराबाद के 807 जवानों की भी मौत हुई। इसके अलावा भारतीय सेना ने भी अपने 66 जवान खोए, जबकि 97 घायल हुए। फरवरी 1949 में जब सरदार पटेल का विमान हैदराबाद के बेगमपट हवाई अड्डे पर उतरा तो वहां पर निज़ाम हैदराबाद भी मौजूद थे, और जब निज़ाम ने उनके सामने आकर अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़े तो उन्होंने भी मुस्कुराकर उनके अभिवादन का जवाब दिया। इस तरह हैदराबाद रियासत का विलय भारत में हुआ। दोस्तों, व्याख्या आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।